तो पिछली बार हमने विवाह के सारे ये देख लिए थे, है ना, कि स्त्रीधन क्या होता है, डिवोर्स लॉज क्या थे, वगैरह वगैरह। तो 4 अध्याय हमारे हो चुके। पहला वाला था कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, केसेस है, वो कैसे देखे जाते हैं। और फिर पिछले कुछ 2-3 सेशंस में हमने विवाह से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, किसके क्या हक है, वगैरह वगैरह देखा। आज ये क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, जहाँ सिविल सूट्स इन्वॉल्व हो, तो सिविल सूट्स में एक तो विवाह रिलेटेड होता है, दूसरा इज इनहेरिटेंस, है ना, कि आपका इनहेरिटेंस क्या है। सबसे सबसे दूसरा झगड़ा किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस के कारण। तो उससे भी रिलेटेड अच्छे खासे रूल्स रेगुलेशंस, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं, उनका चाणक्य ने हमें बताया है। ठीक है, तो 5वां जो अध्याय है, पेज नंबर 261 पर, वहां से आज शुरू करेंगे। दाय विभाग उसमें लिखा है, बेसिकली इनहेरिटेंस, यही उसका अर्थ है। तो इट सेज अनीश्वराः पितृमन्तः स्थित पितृमातृकाः पुत्राः। अनीश्वरा मतलब जब तक आपके, अनीश्वर मतलब आपका हक नहीं है। कब तक हक नहीं है? जब तक आपके माता पिता जीवित है, तब तक उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक नहीं है, बेसिकली। ठीक है, कि जो माता पिता का है वो उन्हीं का है, उनके जीवंत होने तक आपको उसको लेने का, उसका उपयोग करने का, ऑफकोर्स उनकी परमिशन के साथ आप कर सकते हो। बट जब इनहेरिटेंस की बात आती है, वो तभी आती है या तो वो स्वयं से जीते जी आपको भाग दे दे, या फिर उनके मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस, जैसे आज भी है। ठीक है, सो यू कांट क्लेम योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पेरेंट्स प्रॉपर्टी, टिल दे आर अलाइव। तेषाम् ऊर्ध्व पितृतोः दाय विभाग पितृद्रव्याणां स्वयं अर्जितम् अविभज्य अन्यत्र पितृद्रव्यात् उत्तिष्ठेभ्यः। वो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है ना, वो जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप इनहेरिटेंस का विभाग कर सकते हो, पर केवल इनहेरिटेंस का। सपोज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमने कमाई है, तो जैसे पिताजी का कुछ प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ है, और इंडिविजुअल 3-4 भाई है, और उन्होंने जो स्वयं कमाई है उसका डिविजन नहीं होगा। ऑब्वियस बात, बट ही इज क्लैरिफाइंग इट कि केवल जो पितृक है, जो पापा का है, उसी का शेयर होगा। और उसमें भी एक तो उस प्रॉपर्टी का शेयर होगा, प्लस पितृद्रव्यात् उत्थितेभ्यः, पिताजी के धन से, पिताजी के प्रॉपर्टी से अगर किसी ने और उसका उत्थान किया हो, ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट से अगर किसी पुत्र ने और प्रॉपर्टी का बढ़ाने का काम किया हो, तो उसका डिविजन होगा। ठीक है, अच्छा, उसका डिवीजन कैसे होगा? उसमें वो कहते हैं कि जो जिसके कारण उत्थान हुआ है उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, फॉर श्योर। बट गिवन दैट पिताजी की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उत्थान हुआ है, उसका जो उत्थान, जो जो आपका बड़ा किटी हो गया है, उसका भी डिवीजन होगा। फिर वो कहते हैं पितृद्रव्यात् विभक्त उपगतानां पुत्राः पौत्राः वा चतुर्थात् इति अंश विभाग। तो इसमें ना आगे चल के आएगा, पर जो डिवीजन हमने पिछली बार आई थिंक इसमें थोड़ा सा टच किया था, कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो सारे बच्चों में इक्वल नहीं है। कि जो सबसे ज्येष्ठ है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसको सबसे थोड़ा अधिक मिलता है। और अधिक मिलने का कारण, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को ज्येष्ठ को अधिक इसीलिए मिलता है क्योंकि पहली बार जो श्राद्ध वगैरह कार्य है, जो जो भी फैमिली रिलेटेड, जो भी पूजा पाठ वगैरह वगैरह करने हैं, उस सबका दायित्व जो है वो ज्येष्ठ पुत्र पर सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो दैट कर्तव्य, ज्येष्ठ को रिस्पेक्ट भी अधिक मिलता है। पर रिस्पेक्ट क्यों अधिक मिलता है? क्योंकि दायित्व भी उनपे अधिक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी हो ना हो, या ज्येष्ठ पर अपने छोटे भाई बहनों को का ध्यान रखने का भी दायित्व है, तो उससे भी वो छूट नहीं सकते। पिता के रूप में, पिताजी ना हो तो पिता के रूप में जो ज्येष्ठ है, उनको अपने कनिष्ठ, जो भाई बहन है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनपे अधिक है, दायित्व अधिक है,
इसीलिए उनका जो शेयर है वो भी अधिक होता है। तो आगे चल के ना इन द नेक्स्ट चैप्टर वील सी वो डिवीजन कैसे होता है, बट द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज, इसमें कहा है कि 4 पीढ़ी तक वो जो रेशियो वो बता रहे हैं, ठीक है, कि जो ज्येष्ठ है उसको X% ज्यादा मिलता है, वो जो रेशियो वो बता रहे हैं, वो कहते हैं 4 पीढ़ी तक वो रहता है, दैट मेंटेन्स, ठीक है, कि सपोज 4 पीढ़ी तक डिवीजन हुआ नहीं है, पर फिर चौथी पीढ़ी में जब डिवीजन होता है तो उनके दादाजी का वो सबसे बड़े थे या छोटे थे, उस हिसाब से वो रेशियो मेंटेन होगा। परंतु अगर 4 पीढ़ी के बाद शेयर हो रहा है, ठीक है, फिर तो बहुत सारे लोग गए, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, है ना, तो किस पे अधिक जिम्मेदारी किस पे नहीं, ये वैसे भी नहीं होता है। पीपल वुड हैव देयर ओन फैमिली लिनेजेस टू मैनेज, अपने फैमिली लिनेजेस में बड़े छोटे वगैरह होंगे। तो वो कह रहे 4 पीढ़ी बाद जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, वो जो भी जीवित बच्चे हैं उनमें इक्वली शेयर हो जाएगा। जीवित इमीडिएट तो नहीं होंगे, बट जो पुत्र के पौत्र जो भी है उनके बीच आफ्टर 4 पीढ़ीज इक्वल शेयर हो जाएगा। तो द रेशियो विच इज मेंटेन दैट इज अप टू 4 पीढ़ीज, कि जो ज्येष्ठ है उसको अधिक मिलेगा। अच्छा, उसमें भी ज्येष्ठ को अधिक मिलेगा तो ज्येष्ठ के दायित्व और ज्येष्ठ के गुणों की भी बात हुई है, अगर वो स्पेसिफिक गुण ना हो तो उसको नहीं भी मिलेगा, ये भी है, बट दैट कम्स लेटर ऑन, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। फिर 7वां है यतः च उत्तिष्ठेत सह द्व अंश लभेत। जो मैंने पहले कहा ना कि अगर पिताजी की प्रॉपर्टी से आपने को इन्वेस्ट किया और वो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया या आपका बिजनेस प्रॉफिट बढ़ गया, जो भी द वेल्थ ऑफ दैट फैमिली अगर वो बढ़ी है पिताजी के प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो उसका भी डिवीजन होगा, ठीक है। और जिसके कारण वो उत्थान हुआ है, पॉसिबली सारे भाई उसमें इन्वॉल्व ना हो, 1-2 भाई ही इन्वॉल्व हो, तो जो भी इन्वॉल्व है उनको डबल शेयर मिलेगा, ठीक है। सपोज 3 भाई है तो 3 में से 1 इज इन्वॉल्व, तो पहले तो हम इक्वल करेंगे, बट इक्वल नहीं, इसमें 4 भाग होंगे और 2 भाग बड़े भाई को मिलेंगे, या जिस भी भाई ने उसका उत्थान किया। तो दैट इज ऑल्सो देयर, कि क्योंकि ऑफकोर्स अगर पिता की प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो बढ़ा नहीं पाते, इसलिए सबका शेयर उसमें है, परंतु उनका जो स्वयं का कैपेबिलिटी है, एफर्ट है, जिस भाई ने वो बढ़ाया है उसको भी इग्नोर नहीं करते हैं, तो उनको भी डबल शेयर देते, तो उनको डबल शेयर देते हैं उसमें। अच्छा, इसके आगे एक बात समझनी है कि जैसे आज है तभी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो स्टेट है, जमीन है, उनका जो भी होता होगा, घर वर है, वो रिक्त उसको कहते हैं, ठीक है, रिक्त रिक्त। और जो द्रव्य, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, धन है वगैरह वगैरह, वो सब वो द्रव्य कहा जाता है बेसिकली। तो उन दोनों का डिवीजन होगा और उन दोनों के डिवीजन में थोड़ा थोड़ा सा रूल में भेद है। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, द्रव्यम अपुत्रस्य, जिसको पुत्र नहीं है, ठीक है, जिसको पुत्र नहीं है उसका क्या होगा कि सोदर्या भ्रातरः, अब सेम माता से जो भाई बहन उनको हो, सेम माता से, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को पुत्र ना हो, ही सन, एंड व्हेन आई से पुत्र इट मींस सन, ठीक है, जब तक अगर उसे पुत्र ना हो तो उसका जो स्टेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कन्याश्च रिक्तः, उसमें उसकी बेटी का कुछ शेयर होगा, ठीक है, सम शेयर बच्ची लड़की का भी होगा अगर उसे लड़की है और लड़का नहीं है तो। परंतु जो द्रव्य है, तो वो कह रहे हैं कि जो द्रव्य है उसमें अगर पुत्र नहीं है तो द्रव्य का डिवीजन उसके भाइयों में होगा। और कैसे भाई, वो स्पेसिफाइड कह रहे हैं कि सोदर्य, स उदर, क्योंकि पॉसिबल है भाई सौतेले भी हो, है ना, क्योंकि पॉलीगैमी होता था। तो वो कह रहे हैं सबको नहीं मिलेगा, आपके माता के पेट से जो आपके भाई भांडू है उनका सबसे पहला हक है आपके डिवीजन पर। कन्या का या उसमें है, और या फिर सहजीवन, या फिर आपके साथ एक ही घर में रहते हो, भले आपके सगे भाई ना हो, सौतेले भाई हो, पर आपके एक ही घर में अगर रह रहे हो तो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। पर आगे जाके वो कहते हैं पुत्रवत पुत्राः दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः। वो कह रहे हैं कि अगर धर्मिष्ठेषु विवाहेषु, धर्मिष्ठ विवाह मतलब जो पहले 4 प्रकार के विवाह हमने देखे, ठीक है, कि ब्राह्मण विवाह,
ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य, आर्ष और दैव, इन 4 प्रकार से अगर विवाह हुआ हो और उसमें अगर पुत्री हो तो उनको इवन द्रव्य में शेयर मिलेगा, ठीक है। पर अगर बाकी 4 टाइप की मैरिजेस हो विच आर नॉट सो एस्टीम्ड और कंसिडर्ड मोस्ट वैलिड, उसमें अगर पुत्री है तो उनको एस्टेट मिलेगा पर द्रव्य में उनका कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरीके से जन्म हुआ है उसके बेसिस पर भी डिवीजन है। तद अभावे पिता धर्माणाम, अगर पुत्र पुत्री भाई कुछ नहीं है तो आपका शेयर जो है आपके मृत्यु के बाद आपके पिता को बचाएगा। अगर पिता की भी मृत्यु हो गई है तो आपके चाचा या चाचा के बच्चों को जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पुत्र को जाएगा, आपका पुत्र नहीं है तो आपके पिता को जाएगा, आपके पिता नहीं है तो आपके पिता के भाइयों को जाएगा या उनके पुत्रों को जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भाइयों के पुत्रों को, अगर सपोज 3 भाई है और हर एक भाई को, एक को 2 पुत्र, एक को 3 पुत्र, एक को 1 पुत्र है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, वो तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है। तो वो उसमें फिर कुछ नहीं है, फिर वो जो पिता, जो चाचा के बच्चे हैं उनको केवल चाचा का शेयर मिलेगा, दैट इज व्हाट दैट वो भी वो क्लैरिफाई कर। फिर सौदार्याणाम अनेक अपि पितृकाणाम पितृतो दाय विभागः, से माता एक है, ठीक है, पर पिता अनेक हो कि सेम, क्योंकि हमने देखा कि पुनर्विवाह वाज अलाउड, है ना, पुनर्विवाह अलाउड था बहुत सारे केसेस में। तो ये भी हो सकता है ना कि माता एक है पर पिता अलग अलग है। तो अब पिता अलग अलग है तो फिर शेयर कैसे होगा? तो वो कह रहे हैं कि आपके जो इमीडिएट पिता है उन्हीं का शेयर आप लोगे, ठीक है। जो आपके इमीडिएट पिता है, सपोज एक माता है, उनके 2 पति A1 A2, ठीक है। तो A1 का बेटा B1, A2 का बेटा B2, तो B1 को A1 का इनहेरिटेंस मिलेगा और B1 को B2 को A2 का इनहेरिटेंस मिलेगा। A1 के इनहेरिटेंस पर B2 का ये नहीं है, B2 का अधिकार डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। पर अगर वो A1 को और कोई पुत्र ही ना हो और कोई बच्चा ही ना हो तो फिर B2 कैन कम इनटू द पिक्चर, नॉट अदरवाइज। जो आपके इमीडिएट ब्लड बच्चे हो उसका हक सबसे पहला होगा, ठीक है, इवन इफ द मदर इज द सेम। So that also they have specified. फिर वो कह रहे हैं कि जीवित विभागे पिता नैकम विशेषये न च एकम अकारणात् निर्विभजे, कि अगर जीते जी, एक तो है कि पिताजी की मृत्यु हो गई और इनहेरिटेंस का डिवीजन हो गया, पर अगर जीते जी भी डिवीजन करना है तो वो कह रहे हैं कि उस केस में भी पिता को किसी के साथ ये बायस नहीं होना चाहिए कि किसी को स्पेशल कंसिडरेशन दे, ऐसे नहीं। वो ही शुड ट्राई एंड मेंटेन दैट रेशियो एज इट इज गिवन, या बिना वजह कि मुझे गुस्सा आ गया है तो इसको शेयर नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं। बिना वजह किसी को आप उससे दरखास्त वो निकाल दो, ये आपके इनहेरिटेंस से, ये भी नहीं करना चाहिए आपके पुत्र को, बिना कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे जाके वो कह रहे हैं किस स्टेज में कर सकते हैं, बट ओवरऑल इवन अगर जीते जीते डिविजन्स हो रहे हैं तो जो ऊपर के नियम उन्होंने बताया उस नियम के अनुसार नियम करने हैं, विभाग करने हैं। फिर वो कहते हैं कि पितुः असत्य अर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठान् अनुग्रहणीय अन्यत्र मिथ्या वृत्तेभ्यः, कि सपोज प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर सपोज भाई है या बहन है जो भी, उनका कैसे ध्यान हो? तो वो कहते हैं कि अगर पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है तो भी बड़े भाई का, ज्येष्ठ का कर्तव्य है कि वो कनिष्ठ जो छोटे भाई है उनका ध्यान रखे, प्रॉपर्टी नहीं है तो भी, ठीक है, ये भी उनका दायित्व है। तो इसलिए यू सी राइट कि जो सबसे बड़ा है उसके बहुत सारे दायित्व है। और इसीलिए अगर आप इफ यू थिंक ऑफ आवर जॉइंट फैमिलीज, ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में हमेशा ऐसा कोई होता है कि अच्छा बड़े चाचा को पूछ लो, उनका चलता है, बड़े चाचा को पूछ लो, है ना, दे यूजुअली से कि ताऊ जी को पूछ लो, अगर दादा दादी नहीं है तो कि ताऊ जी है, वो सारा डिसीजन लेते हैं, फिर भले सबसे छोटे भाई के बच्चे के विवाह की बात हो। तो उसका कारण था, एक तो वो सबको एकत्रित करके चलते थे
प्लस द अजम्पशन वाज कि वो सबके साथ फेयरली बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे भाई उस समय तो बहुत सारे बच्चे होते थे, 3 4 5 बहनें कितनी सारी होंगी, उन सबका आपको ध्यान रखना है, उन सबके रिलेशंस मेंटेन करने हैं। जो बहनें भी होंगी उनके ससुराल के साथ जो भी व्यवहार करना है, जो बहनों के बच्चे होंगे, है ना, वो मामेरू वगैरह हम बोलते हैं कि उनके विवाह में मामेरू सब करना होगा, जब जो वो ओकेजन्स पे आते हैं उनको देना होगा वगैरह। तो और कोई करे ना करे, सबसे बड़े भाई को तो वो मैनेज करना ही है, ठीक है। तो उनके सर पे अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो अथॉरिटी के बिना नहीं कर सकते। तो वो अथॉरिटी कब आएगी? व्हेन एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एंड गिव्स हिम दैट अथॉरिटी, है ना, एंड सेज कि अच्छा ठीक है, हम आपकी बात भी मानेंगे, क्यों? इट्स अ गिव एंड टेक, अब हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो दैट इज हाउ द जॉइंट फैमिलीज वर सेट अप, एंड वो इनके रूल्स में भी आता है कि पिताजी का कुछ ना हो तो भी बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे का ध्यान रखे। और अगर आप आपके स्वयं के परिवार में देखो तो ऐसे कितने सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि बड़े भाई बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया हो, पर फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, मेरे जो छोटे भाई बहन है उनको मैं पढ़ाऊंगा। कितने सारे, और गुजरात राजस्थान में तो ऐसे बहुत सारे किस्से मिल जाते हैं, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज है ना, तो यूल सी कि सबसे बड़े 1 2 भाई ने कुछ नहीं किया होगा, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, छोटा है ना, छोटा तू पढ़, बहन को पढ़ाएंगे। कितने सारे ऐसे किस्से हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज मेड टू रन एंड वर्क। अगर, क्योंकि नहीं तो आप एक जन पे केवल कर्तव्य थोपोगे और कहोगे कि नहीं नहीं आप पर आपको अथॉरिटी कुछ नहीं, दैट विल जस्ट नॉट वर्क, ठीक है। और जो छोटे हैं उनको आप कह दो कि या तो आप बड़े पर दायित्व ही ना डालो, तो भी इट वोंट स्टे ना, छोटे का ध्यान कौन रखेगा? सबका लाइफस्टाइल, जो लाइफ स्पैन सब होता था वो भी अलग अलग होता था, अभी जितना तो नहीं होता था। तो हमेशा माँ बाप उतना लंबा जिए कि छोटे को भी कर सके, बिकॉज कितने लंबे टाइम तक बच्चे भी होते रहते थे, है ना। तो दिस इज हाउ दे मेड अ कम्युनिटी ऑफ फैमिली, एंड दिस इज हाउ एक कुटुंब जो था वो म्यूचुअली एक दूसरे को फॉस्टर भी करता था, म्यूचुअली एक दूसरे की रक्षा भी करता था। बट देन इस सिचुएशन में जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात आती है, दैट विल ऑलवेज बी अ लिटिल लिमिटेड। सो इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम। जो आज हम चाह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर, न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, as much freedom as I want, but then the family support that I get is then usually less. फिर उस केस में मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं मैं करूंगी वो करूंगी, बट फिर भी मेरे बड़े भाई या उन्होंने मेरा उतना ही ध्यान रखना चाहिए, इट डजंट वर्क, ठीक है। तो बट ठीक है, थिंग्स चेंज विद टाइम, वी डोंट नो व्हाट इज गुड और बैड। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, बिकॉज देयर इज एन अजम्पशन दैट द एल्डेस्ट ब्रदर विल बी फेयरली ट्रीटिंग एवरीबॉडी, ठीक है। एंड वैसे वो बड़े भी वैसे किए जाते थे, जैसे हमने देखा युधिष्ठिर, ही वाज द एल्डेस्ट, उनको पिता के रूप में सब उनकी बात मानते थे, एंड ही वाज दैट फेयर, ठीक है। बट क्या हर बड़ा भाई वैसा ही हो? दैट आल्सो वी डोंट, ठीक है। इसलिए देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस खींचातानी, बिकॉज सोशल ये है, सो थिंग्स, certain things work in certain times, certain things don't work in certain times. So anyways, but this is how the thought was. अच्छा, फिर प्राप्त व्यवहाराणाम विभाग। प्राप्त व्यवहार हमने जो पिछली बार देखा था कि उसमें भी देयर इज अ एज ऑफ, जो हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, मेजर माइनर जो होता है ना, तो ओनली जो नॉन माइनर्स है, ठीक है, जो एडल्ट कहे जाएंगे, सिर्फ उनको ही विभाग मिलेगा। बाकियों को क्या मिलेगा? उनको विभाग, उनका जो भाग है इनहेरिटेंस का वो तो रहेगा, बट उनको डायरेक्ट ओनरशिप उसका नहीं मिलता है। वो या तो माँ के किसी रिश्तेदार के साथ, या पापा के रिश्तेदार के साथ, या गांव के साथ, या सरपंच के साथ, जो बड़े बुजुर्ग होंगे समाज का, उनको उनके अधिकार में दिया जाएगा, और जब वो उम्र लायक हो जाए बच्चा, तब उसको फिर उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है, जैसे आज भी होता है। और पिछली बार हमने देखा था एज जो है, जो एडल्टहुड जिसे समझा जाता है, वो पुरुषों के लिए है 16 साल अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, और स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए है 12 साल। तो ओनली आफ्टर दैट उनको जो इनहेरिटेंस है उसका हक, अधिकार मिलता है। फिर अच्छा, फिर वो एक बात कहते हैं कि बड़े भाई हैं, उनका विवाह वगैरह हो गया और छोटे भाइयों का विवाह नहीं हुआ है, तो उनके विवाह के लिए भी जो भी
जो भी पैसे वैसे देने हो, विवाह करवाना हो, घूमने जाना वगैरह, उसका उसका कर्तव्य कि वो ऐसा अवेलेबल करवाने का कर्तव्य भी बड़े भाइयों का होता है। कि ऐसे नहीं कि अच्छा पिता माता नहीं है और बड़े भाइयों का विवाह हो गया है, फिर छोटे भाई का हो ना हो, ऐसे तो उसके लिए भी दे मेक अरेंजमेंट्स। क्योंकि द अदर थिंग इज, आज के जैसा काम अपने हिसाब से कोई प्रोफेशन में जो चाहे करे ऐसा भी तो नहीं था ना। इट वाज दे वर एसेंशियली फैमिली बिजनेसेस, जो भी था सब एक साथ करते थे। इसलिए और भी सबका ध्यान रखना, इंक्लूसिव रहने का महत्व बढ़ जाता है। ओके, फिर आगे, अच्छा क्यों हम द्रव्य की जो बात करते हैं वो क्यों कहते हैं कि उसमें टिपिकली पुरुष को मिलेगा? क्यों? बिकॉज कन्याओं के लिए भी है भाग, जस्ट दैट उसका नाम अलग है। हमने स्त्रीधन की बात की थी, ठीक है, उसको और भी कहा जाता है प्रादानिकम। तो कन्याभ्याम प्रादानिकम, जो भी आपकी लड़की होगी उसके विवाह में देने के लिए, उसके स्त्रीधन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। एंड दैट इज कॉल्ड प्रादानिकम, विच कम्स फ्रॉम योर ओन प्रॉपर्टी ना। आप ही तो आपकी बच्ची का करेंगे, तो वो भी आप अरेंज करके रखोगे और वो उसके विवाह के टाइम पे उसको दे दिया जाएगा। तो इन अ वे ये जो हम स्त्रीधन वगैरह की बात करते थे, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी डिविजन शेयर विच वाज गिवन टू द स्त्री एज वेल, ठीक है, जो उसके काम कार्य के लिए आगे किया जाता था। स्त्रीधन इज मोर देन दैट, स्त्रीधन आल्सो इंक्लूड्स आपको आपके ससुराल की तरफ से क्या गिफ्ट्स वगैरह मिले हो। और चाणक्य तो कहते हैं कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ओवर एंड बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, एक सर्टेन अमाउंट तो निर्धारित थी, वो 2000 समथिंग जो हमने देखा था, ठीक है, उतना तो होना ही चाहिए, इट कुड बी मोर देन दैट। तो ये उसमें आ जाता है प्रादानिकम में। अच्छा, फिर दूसरा वो कहते हैं रण रिक्तयोः समूह विभाग। इनहेरिटेंस केवल प्रॉपर्टी का हो, वेल्थ का, पर डेट का क्या? ठीक है, अगर आप अपने पिता ने आपके पिता ने कोई ऋण लिया हो तो उसका क्या? तो उसका भी डिवीजन वही होगा भाइयों में, जैसे प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा वैसे डेट का भी होगा। फिर वो ऐसे नहीं कि एक ही भाई को देना है, एवरी जो भी इनहेरिटेंस का अधिकारी होगा प्रॉपर्टी का, वो डेट के इनहेरिटेंस का भी अधिकारी होगा। तो दोनों के भाग करने चाहिए, नॉट जस्ट वन, ठीक है। फिर सामान्य तस्य एतावत् प्रत्यंश इति अनुभाष्य ब्रुवन साक्षीषु विभागम कार्य, कि अगर जब भी ये प्रॉपर्टी डिवीजन, इनहेरिटेंस डिवीजन की बात आ रही हो, तब आप अकेले अकेले मत कर दो, हैव अ साक्षी, ठीक है, हैव अ विटनेस। विटनेस के सामने आप कहोगे कि अच्छा इसका इतना भाग है, इसका इतना भाग है, इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना नहीं मिल रहा है वगैरह। तो साक्षी ऑलवेज हेल्प्स। व्हाई? बिकॉज ये इशू हम जजेस, कंसर्निंग जजेस धर्मस्थ्य में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें झगड़े होते हैं। तो झगड़े को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? झगड़े को तभी अवॉइड कर सकते हैं जब यू हैव अ विटनेस हु कैन से नहीं नहीं ऐसा है, इस कारण से इसको इतना मिला है, फलाने कारण से इसको इतना मिला है, या नहीं इसको ये नहीं था, ये छीन रहा है, ये भाग किसी और का। जैसे आज भी हम करते हैं ना, जब विल लिखी जाती है इन अ वे, तो इट इज, वो भी विटनेस के सामने लिखी जाती है। ऑफ कोर्स वो वकील होते हैं विटनेस, उस समय देयर यूज्ड टू बी साक्षीज इन जनरल, हु कुड बी एनीवन, यू कुड अपॉइंट अ साक्षी सो टू से। तो वो कह रहे हैं कि फॉलो दैट प्रोसेस, कि आप जब डिवीजन कर भी रहे। फिर वही वो आगे इसी की बात करते हैं। दूर विभक्तेभ्यो दुर्विभक्तम अन्य अपहरतम अंतर्हितम अविज्ञायात उत्पन्नम व पुनर्विभाजरे। सपोज कुछ गलत से अपन 5 जनों में विभाग हो रहा हो और मैं जाके कंप्लेन करूं कि नहीं नहीं ये ठीक से नहीं हुआ, कोई या तो हरण कर रहा है या कोई डिसीव कर रहा है या सही से नहीं कर रहा है या जो भी कुछ, तो आई कैन कंप्लेन एंड देन दे से गो बैक एंड रीडिवाइड, इसका विभाग वापस करो पुनर्विभाग, ठीक है, वापस उसको। सो अगर कंप्लेन रेज होती है तो वापस आपका जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होगा, अगर किसी को भी कोई भी आपत्ति हो और वो आपत्ति जायज हो।
ठीक है, तो अगर आपत्ति जायज हो तो वो होगा। अच्छा, अदायदकम राजाम हरे, अगर कोई है ही नहीं, जैसे हमने कहा कि या तो पुत्र पुत्र पुत्री, या तो पिता, या तो पिता के भाई वगैरह वगैरह, अब ये कोई भी ना हो तो क्या करो, ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी विच इज विदाउट अ हायर, कोई इनहेरिट करने को ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो राजा ले लेगा। पर अच्छा, राजा ले लेगा बट देयर इज अ चांस कि उसकी वाइफ तो हो, है ना, उसकी वाइफ गुजर गई हो, ये तो आवश्यक नहीं है, बट शी डजंट हैव द राइट टू ओन द एंटायर प्रॉपर्टी एनीवेज अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उसके लिए जितना आवश्यक हो ना, उसकी आजीविका के लिए, रहने के लिए वगैरह वगैरह, उसको उसके पास रहने देंगे, पर ओवर एंड अबव अगर कुछ स्टेट वगैरह है तो वो राजा ले सकते हैं, और लेके क्या कर सकते हैं, जो बाकी विद्वान लोग हैं उसमें वो बांट देंगे, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, कि अगर हायर के बिना चले जाते हैं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पति ऐसा कोई हो जिसको देश निकाला दिया गया हो, या कैरेक्टर से गिर गया हो, या इम्पोर्टेंट हो, या दिमाग से पागल हो, मूड हो गया हो, उन्मत्त हो, तो उनको प्रॉपर्टी का कोई शेयर नहीं मिलेगा। पर अगर जो बीमार है, उन्मत्त है, ठीक है, वो पतित तो नहीं है, ही इज नॉट अ क्रिमिनल और एनीथिंग, तो उनको खाने पीने का ध्यान तो आपको रखना है। जो पतित है उसको तो वो भी नहीं, पर अगर ऐसे उन्मत्त या कोई, उनके खाने पीने का तो ध्यान रखना है। और अगर उनको बच्चा हो गया हो, अगर स्त्री हो और बच्चा हो, और वो बच्चा उनकी जैसा ना हो, तो फिर द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन टू देम। जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है इसको नहीं मिलेगी, पर उनके बच्चों को मिलेगी, अगर वो उनके जैसे ना हो तो। ठीक है, सो दिस इज द अदर थिंग दे हैव गिवन। फिर तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजन्ने सति सृजेयुः बांधवाः पुत्रां तेषां अंशान प्रकल्पयेत्। अगर सपोज किसी का विवाह हो गया हो, और फिर पता चले कि वो क्या कहते हैं कि बच्चा नहीं कर पा रहे, विवाह हो गया हो पर बच्चा नहीं कर पा रहे, तो उस केस में बांधवाह, उनके कोई भाई हो, उनके द्वारा बच्चा किया जा सकता है। जैसे नियोग की हमने बात करी थी, ठीक है, कि बच्चा जो है वो नियोग के द्वारा हो, आप ही के परिवार का, आपके ही गोत्र का, आपका भाई या कोई हो, थ्रू देम यू कैन गेट योर वाइफ टू कंसीव, और वो जो पुत्र होगा वो आपका पुत्र होगा, व्यास जैसे। एग्जैक्टली नियोग, व्यास एक्चुअली धृतराष्ट्र विदुर, धृतराष्ट्र पांडु, उसी तरीके से ये जो सारे पांडव हुए हैं वो सारे नियोग पद्धति से ही हुए हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा अलग इसलिए है, बोथ आर वैलिड, पर इसमें स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि पिता के ही परिवार का। अब व्यास जो थे वो विचित्र वीर्य के परिवार के नहीं थे, अगर भीष्म द्वारा होता तो वो उसी परिवार का होता। ठीक है, पर माता के साइड का, तो आगे देखते हैं कि क्षेत्रज पुत्र जो है वो माता के साइड के किसी का भी हो, मातृ या के साइड का भी कोई हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा हो, जो आपको मालूम हो, उसके द्वारा भी नियोग हो सकता है, जैसे जो पांडवों के लिए हुआ। ठीक है, तो इन सम सेंस आई ऑलवेज, हाँ एग्जैक्टली, वो उनके पहले इसके बच्चे थे, पाराशर ऋषि के बच्चे थे, व्यास मुनि जो थे। तो फिर हाँ, तो ये अभी ना 5th चैप्टर हो गया। 6th चैप्टर और थोड़ा सा डिटेल में जाता है इसी इसके इनहेरिटेंस के। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, एनीथिंग, किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? कुछ पूछना है? एक माइनर डिटेल ही था, जो 4 पीढ़ी तक कहा ना कि इनहेरिटेंस का डिविजन, द रेशियो विल रिमेन द सेम, द एल्डेस्ट सन विल गेट मोर एंड यंगर वंस स्लाइटली लेस। तो ये जो मनी की बात हो रही है ना, ये वो ग्रैंडफादर का जो शेयर है उसी की बात हो रही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ग्रैंडफादर से मेरे ग्रैंडफादर को जो मिला, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ अपना भी बनाया होगा। So it's not that portion, it's the one that he got in inheritance. उसका डिविजन आपके लिए या आपके पिताजी के लिए ग्रैंडफादर का सारा प्रॉपर्टी,
आपके लिए सारा कुछ आएगा, पुत्र के लिए, ठीक है। द थिंग इज, सपोज आपके, थिंक ऑफ इज दैट वे, कि आपके दादाजी की कुछ प्रॉपर्टी थी और आपके पापा लोग के लेवल पे उसका डिवीजन हो रहा है, पर आपके दादा की कुछ प्रॉपर्टी थी, पर साथ साथ आपके पिता ने भी तो कुछ कमाया होगा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई होगी। तो जब इनहेरिटेंस का डिवीजन होगा तो उसमें आपके पिता ने जो अलग से इनहेरिटेड जो भी वेल्थ बनाया है वो उसमें डिवाइड नहीं होगा, पर उनका एग्जैक्टली वो आपके भाई बहनों के बीच तो डिवाइड होगा जो पिताजी का है। हाँ, ओके। सो इट्स द डिवीजन, जो खुद से कमाया है वो नहीं होगा, बट व्हाट लेवल, एट द लेवल जिसको इनहेरिटेंस मिल रहा है। Say that again, I've lost you. 4 भाई है, उनके बीच डिवीजन करना है, ठीक है। तो उनके बीच अगर आप टोटल प्रॉपर्टी देखो ओवरऑल, तो एक तो है जो प्रॉपर्टी उनके पापा से उनको मिल रही है, पापा से मिल रही है, उससे पहले भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो सब है, पर उसके अलावा देयर इंडिविजुअल लेवल पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ कमाया हो सकता है, ठीक है। यस, डिवीजन होगा इनहेरिटेंस का, तो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने इंडिविजुअली कमाया है विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम फादर और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसका डिवीजन नहीं होगा भाइयों के लेवल पे, भाइयों के लेवल पे, क्योंकि इसमें असम्पशन जनरली ये है कि पिताजी की मृत्यु हो गई और इनहेरिटेंस अब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कहेगा कि अच्छा नहीं, बड़े भाई ने ये सब कमाया है, उसको भी ऐड कर दो आप, उसका भी डिवीजन होगा। तो वो कह रहे हैं नहीं, he is being very, नहीं, वो नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रैंडफादर ने जो कमाया तो वो फादर और फादर के सब ब्रदर्स को मिला, जो रेशियो था उसमें। नाउ फादर, जब उनकी बारी आएगी तो नाउ द न्यू इनकम विल बी जो उनको ग्रैंडफादर से मिला प्लस अपना कमाया हुआ, सब इकट्ठा करके फिर सेम रेशियो में डिवाइड होगा। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा। तो फिर इसको 4 जनरेशंस के बाद इस रेशियो को क्यों रीसेट कर रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिवीजन 4 लेवल तक हुआ ही ना हो। ओके, ठीक है, कि सपोज सब लोग एक ही साथ रह रहे थे, ठीक है, डिवीजन की बात ही नहीं आई, सारे का सारा प्रॉपर्टी उस फैमिली के नाम पर है, दादा और और वो 4 लेवल्स तक डिवाइड ना हो। अगर सपोज एक लेवल पे डिवाइड हो जाता है तो वो रेशियो में होगा, दूसरे लेवल पे जाके डिवाइड होता है तो वो उस रेशियो में होगा, तीसरे लेवल पर भी होगा, पर 4th लेवल के बाद तक अगर 5th लेवल पर जाकर अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, ये कई बार ना ये लैंड के लिए होता है कि वो लैंड पड़ा है पर दादा I was not able to understand this, right? तो वो इतना गैप हो गया कि अब बहुत सारे बच्चे हो गए, अब 4 ब्रदर्स के मिलके 16 बच्चे हो गए, तो देन यू हैव टू डू 16 पार्ट्स। करेक्ट, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो वो 16 के 16 को इक्वल भाग मिलेगा आफ्टर 4 जनरेशंस, राइट। ओके, गॉट इट, थैंक्स। तो वो उस चीज कह रहे हैं कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी इफ इट इज बीइंग डिवाइडेड आफ्टर 4 जनरेशंस। ओके, तो आगे बढ़े, वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट वन एज वेल, वो काफी इंटरेस्टिंग है। छठा अध्याय 265 पेज पर, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि एक स्त्री पुत्राणाम ज्येष्ठांश, एक ही पत्नी के बहुत सारे बच्चे हो तो उसमें जो ज्येष्ठ है उसको थोड़ा सा अधिक मिलेगा, और ज्येष्ठ का अंश क्या होगा। अच्छा, अभी उन्होंने बात की कि द्रव्य जो आपका लिक्विड प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रिक्त विच इज स्टेट प्रॉपर्टी, बट साथ साथ आपके बहुत सारी वस्तुएं भी है, ठीक है, आपके आपका व्हीकल वगैरह है, आपका सामान है, माता पिता के कपड़े हैं, आभूषण है, आपके घर के बर्तन है, ठीक है। तो इसमें तो वो और भी प्रिस्क्रिप्टिव है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर एक स्त्री के बहुत सारे पुत्र हैं तो ज्येष्ठ को, जो सबसे बड़ा है, उसको क्या क्या मिलेगा। वो कह रहे हैं अगर पशु है घर पर, क्योंकि पशु धन होता था, है ना, तो अगर घर पर पशु है तो ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणा नाम अजह, क्षत्रियाणाम अश्वः, वैश्यानाम गावः, शूद्राणाम अवयः। ब्राह्मणों में जो अजह मतलब गोट, बकरी, ठीक है, बकरी जो है वो सबसे बड़े पुत्र को जाएगी। क्षत्रियों में जो घोड़े हैं
वो सबसे बड़े पुत्र को जाएंगे, ठीक है। वैसे ही वैश्यों में गाय सबसे बड़े को जाएगी, मतलब जो अच्छी नस्ल की गाय है, सेम अच्छे नस्ल के अश्व वगैरह वगैरह, और शूद्रों में जो शीप है, ठीक है। तो बेसिकली उनके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी कुछ हो, क्योंकि ये जो कृषि गोरक्षा वगैरह वगैरह वो वैश्यों का ज्यादा होता था। क्षत्रियों के लिए घोड़े होना अत्यंत आवश्यक होता था, क्योंकि वो लड़ाई वड़ाई करने जाते थे, ठीक है। इनके लिए बकरियां, और शूद्रों के लिए शीप, बिकॉज वो वूल का वगैरह काम करते थे शायद, इसलिए। फिर वो कहते हैं काण लिंगा तेषा मध्यमांश। काण लिंगा ना, एक्चुअली आई डोंट थिंक द वर्ड इज क्लियर इनफ, मैंने 2-3 जगह पर देखा, कहीं कहीं वो कह रहे हैं, हाँ भार्गव पूछ रहे व्हाई काउज इन वैश्य नॉट फॉर ब्राह्मण्स, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पर ये आजीविका के हिसाब से, ठीक है। ब्राह्मणों के लिए आजीविका जो है वो ऑफ कोर्स गाय वैसे देखा जाए तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, चारों वर्णों में गाय का महत्व है, परंतु प्रॉपर्टी के तौर पर आई थिंक वैश्यों के लिए सबसे अधिक महत्व है। अब बकरी का क्या महत्व है, मुझे ऐसे लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग हियर बट समथिंग वर्थ फाइंडिंग आउट, कि जो वेद पूजा अर्चना की पद्धति वगैरह होगी ना, उसमें कदाचित बकरियों का, बकरी के दूध का वगैरह रोल रहा होगा, समथिंग अराउंड दैट। इसके कारण उनका इतना महत्व उस इसलिए है। बट एज आई सेड, ये मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्यों ऐसा है, कि क्यों उसमें गाय नहीं है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो राजा लोग होते थे वो भी ब्राह्मणों को इतनी सारी गाय देते थे, है ना, उनके भी जो आश्रम को चलाने वलाने के लिए, वो जो खेती वगैरह अपने लिए जो करते थे, आश्रम में करते थे, उस सबके लिए गाय का होना तो आवश्यक होता ही था। पर वाई गोट एंड वाई नॉट, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर ऑन दैट, बट होगा कुछ तो, आई थिंक वो टाइम का कुछ सिस्टम वैसे रहा होगा। बट माई गेस इज इट हैज टू डू विद द पूजा पद्धति, उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। फिर हाँ, तो काण लिंगा का मैं कह रही थी, काण लिंगा ना इज एग्जैक्ट नॉट, हाँ जी पूनम जी आप कह रहे हैं कुछ? सॉरी, हम ये कहना चाह रहे थे, जो हमारा सोच है, उस वक्त लोग मीट भी तो खाते थे, और फिर लोगों की घास फूस भी होते थे आसपास का। वो आजकल भी हमने बहुतों को देखा है, इन अमेरिका सीन दैट पीपल हैव स्टार्टेड रेंटिंग आउट गोट्स लोगों के लॉन वो करने के लिए कॉर्पोरेट में। अच्छा, लॉन वो, ये हमने कुछ साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, हमने पढ़ा था, सम कॉलेज स्टूडेंट्स केम अप विद दैट आइडिया, किसी कॉर्पोरेट कंपाउंड का वो लॉन मोइंग का था। अच्छा, ओके, दैट इज These were the guys very much environmentalists. तो उन्होंने बकरियां Yeah, रखी that's true. Even I had come across that concept of Right. rent a goat, basically. हाँ, Rent a रेंट अ goat. गोट, It's यहाँ पे called rent a कैलिफोर्निया goat. की बात कर रहे हैं आज, So- कैलिफोर्निया they are innovators. वेरी इंटरेस्टिंग, ये पता नहीं था मुझे। तो आप सोचिए कि गोट से आपको दूध भी मिल सकता है, और आयुर्वेद में भी जो लोग गाय का दूध नहीं हजम कर सकते उनको बकरी का हाँ, देते ये सही, ये बात तो है। हैं। वजूहात हो सकती है सिर्फ पूजा, और हो सकता है तब बलि भी होती हो थोड़ी बहुत उसमें। हाँ, हमेशा हम लोग में बलि चढ़ी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। नहीं, जो वैदिक ये शाक्त ये सब, उसमें तो बलि चढ़ती थी, इसलिए चढ़ती थी। है, हाँ, तो उसमें बहुत सारे यज्ञों में ऐसे होंगे जो कभी कभार चढ़ाते हो, ऐसे होंगे जिनमें परमानेंटली चढ़नी ही थी। हाँ। तो उसके लिए भी आपको बकरियां चाहिए, हाँ, वो बकरी रेयरिंग का एनवायरमेंटल के लिए भी बकरियां चाहिए, क्योंकि जो वाइल्ड बुशेस वगैरह होती है, बकरीज आर द मोस्ट एफिशिएंट। वो कांटे वाटे वाली सब खा लेती है। नहीं, बहुत बहुत And there's a goat. पता था, हाँ There's सर, a goat cheese which is really exotic. Which is exotic. I am one of the goat cheese fans. Type of cheese बनता है which is made I'm not talking exclusively about out of feta, I'm talking about goat cheese. वो अलग बात है, लेकिन I mean व्यंजन की बात तो आप हमें शुरू ही मत करें, फिर कहीं खत्म नहीं होती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और बकरियां छोटी जगहों में रखी जा सकती थी, गाय के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो जस्ट एक सोच है दिमाग में, तो हमने सोचा लेट मी शेयर। ये हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दिस कैन वेरी मच दैट दिस कुड हैव वेरी वेल बी द रीजन फॉर दिस। और गाय काफी आ जाती थी ना,
मतलब एज यू सेड क्या कि जाते थे ब्राह्मणों ना। के पास गाय तो आ ही जाएगी कभी ना कभी, तो कुछ नया दो। आई हाँ लाइक दिस ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट घास चरने हाँ के लिए, हाँ, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग। पता नहीं था मुझे, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर इसका कोई लिंक विंक हो तो आप लोग शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने ग्रुप में, दैट बी गुड टू सी। माधव कह रहे हैं इक्वालिटी सीम्स टू बी अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट, इफ यू ऑब्जर्व नेचर इट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी इज नेवर स्टैंड अलोन फॉर श्योर, ठीक है। रोल्स जैसे मैं कह रही हूँ ना, इक्वालिटी हम कैसे देखते हैं, राइट्स के बेसिस पर देखते हैं, बट राइट्स देमसेल्व्स आर नेवर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गिव यू मोर अथॉरिटी एंड मोर राइट्स, सो टू से। इनहेरेंटली तो वैसे ही कोई इक्वल नहीं है, वो तो गिवन है ना। हम सबके गुण, कर्म, विभाग, स्वभाव, सामर्थ्य सब अलग अलग है। जब इक्वालिटी, एक्चुअली दैट इज the reason why communism failed so bad and communism can never succeed, because it assumes कि सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसा ही ट्रीट करो, जो नहीं होगा कभी भी। It can never be possible. That is the biggest flaw in communism as a theory itself. And जो आपके मनुष्य नेचर के विरुद्ध है, वो तो नहीं होगा। जो इक्वालिटी की बात होती है, which still makes sense, is around equality of opportunity. Now उसका then कौन क्या करता है is a different thing. That वो भी वैसे देखा जाए तो ऐसा, you can never have it 100%, right? You can never have it 100%. उसको करने के लिए then फिर ये रिजर्वेशन वगैरह वगैरह की बात होती है कि you try to make it as equal as possible. In the sense, everybody should have the option to be at a certain place if they wish to. I think us thought say some of this happens, but yeah, you are very right. It is a concept which probably is desirable and ideal, but very much against nature, so to say. For sure. There is interdependency. There is a symbiotic relationship between different species, and they are all very equal, for sure. The difference though is कि अगर हम नेचर में देखें तो it's basically जो बलशाली अधिक है वो जिएगा, है ना। That's how even the food value chain and all that works. ह्यूमन, मनुष्य समाज में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो वीक भी है तो भी उसमें और कुछ अच्छा होगा, you should still be allowed to live. So I think that is a little bit of a difference, but inherently, yeah, there is no equality in nature. So very fair point there. Madhav, you want to add something else to that? उसके बारे में आपको और कुछ कहना है? हमें एक छोटा सा lighter vein, because equality is very unnatural, that is why equality lab is the worst. The most unequal. I'm just, Lab is just politics. There is nothing. I know. That's why I'm just laughing about it. Yeah. It's not something that I can take seriously, but I'm not wrong also. Equal distribution of wealth after 4 generations. Exactly, because after 4 generations, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग हो गया है ना। आप उस परिवार की नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल फैमिलीज में आपका जो रोल्स है वो कर रहे हैं। तो मोर देन कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक इट्स बेसिकली goes back to the responsibility and rights. The responsibility itself has now come down. आप उस पैतृक परिवार के लिए कुछ ज्यादा, कोई एक ज्यादा कर रहा है, कोई एक कम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब वो ही नहीं रहा, the reason for unequal distribution was essentially the roles which different, सबसे ज्येष्ठ, सबसे बीच वाला वगैरह वगैरह they played, right? That led to difference in the way inheritance happened. Because अगर एक पे आप responsibility डालते हो और कहते हो कि नहीं नहीं तुझे मिलेगा सबसे equal, तो that is just inherently unfair. तो वही, that's where I was coming, कि the rights and responsibilities will have to go together. Rights share all of that, yeah. In fact, इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर सबसे बड़े भाई, एक तो या तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहा,
इंक्लूडिंग रिलीजियस ड्यूटीज, तो फिर उसको ये शेयर नहीं मिलेगा, उसका जो शेयर है ना उसका केवल 1/3 उसे मिलेगा। और जो भाई ये कार्य कर रहा हो, से बीच का भाई हो या सबसे छोटा भाई हो, अगर वो ये सारा काम कर रहा है तो उनको वो शेयर मिलेगा, जो बड़े वाले के हिस्से का था वो शेयर उनको मिलेगा, वो भी क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो there to just birth alone does not define आपको क्या मिलेगा। इवेंचुअली आप अपने कर्तव्य का कर रहे हो कि नहीं, that determines what you are अधिकारी for. तो we'll come to that. So anyways, यहाँ पे this was It's interesting. almost, जी आप sorry, it's almost like वो जो extra portion दिया है, it's a kitty for various things. जो आपको it's like a portion that has been taken away, जो भी आपको नेक्स्ट जनरेशन के जो काम करने हैं उसका फंड है वो, इट्स लाइक अ ट्रस्ट। करेक्ट, एग्जैक्टली। वो औरों पे नहीं छोड़ रहे कि वो करेंगे कि नहीं। आप एक्चुअली आप अभी तो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आर ब्रेकिंग डाउन, बट यू विल सी दैट कई बार ऐसा होता था, एंड आप बहुत सारे परिवारों में इस बात का झगड़ा भी होगा कि बहन की शादी करनी है पर पूरे का पूरा खर्चा सिर्फ बड़े भाई के ही सर पे आ रहा है, nobody else contributes, right? और बहुत सारे किस्सों में तो अभी तो फैमिली प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, फिर भी the बड़ा भाई really doesn't have a way out, everybody else can just shrug and walk out, right? ऐसा I have heard that in हमारे इसमें also, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इसके सर पे आ गया, भले उस केस में प्रॉपर्टी भी ना हो, क्योंकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग नहीं सकते, बड़ा है तो करना है ना, पर बड़ा है तो करना है, बट उसको एटलीस्ट मटेरियली फाइनेंशियली तो बाकी लोग सपोर्ट करें, ये भी नहीं होता। तो टू एंश्योर कि इट इज नॉट लेफ्ट टू द whims एंड फैंसीज ऑफ अदर ब्रदर्स, इनको ऑलरेडी ज्यादा शेयर दे दी हुई है। तो यू आर वेरी राइट, इट इज द किटी टू एंश्योर कि बाकी सब काम हो कि नहीं, क्योंकि जो माता पिता का श्राद्ध होगा, पितरों का श्राद्ध होगा, अगर उनको अग्निदाह देने का होगा, जो खर्चा होगा, दान दक्षिणा होगी, वो बड़े भाई को तो करना ही है, ये उसके लिए एडिशनल किटी है। वेरी राइट। और वैसे भी और हम लोग उन दिनों वो इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट नहीं थे ना, कि आपने अपना इसका उसका इंश्योर कर लिया, आपके मॉर्गेज इंश्योरेंस, आजकल तो फ्यूनरल के लिए लोग अपना पैसा रखते, तो दैट वाज नॉट देयर, सो इट वाज एक्चुअली केप्ट इन दैट फॉर्म। तो वेरी गुड एनालॉजी। जी पूनम जी, आप कह रहे थे कुछ? हाँ, I just lost my train of thought. That's all right. जब याद आएगा तब बोल देंगे, नीचे चैट में डाल देंगे। जी जी ठीक। तो ये बेसिकली वो कालीन कुछ कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए जो उपयोगी हो, कोई कुछ कह रहे हैं कि वो काणा वाणा हो, तो इट्स नॉट क्लियर व्हाट दिस कालिंग इज। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कुछ प्राणियों के प्रकार, उनके लिए भिन्न वर्णा कनिष्ठांश, अगर वो अश्व गौ वगैरह वो उसमें बहुत ज्यादा स्पॉटेड हो या अलग अलग रंगों की हो, तो वो सबसे छोटे को मिलेगी। फिर अगर चतुष्पद अभावे रत्न वर्जानाम दशानाम भाग द्रव्याणाम एकम ज्येष्ठो हरे, कि अगर ये प्राणी नहीं हो, अगर ये कोई प्राणी नहीं हो तो फिर कैसे डिवीजन होगा? तो वो कह रहे हैं कि रत्नों को, जेम्स को अलग कर दो, बट बाकी जो भी चीजें होंगी ना, उस सब का 1/10 एक्स्ट्रा पार्ट बड़े को मिलेगा। 1/10 एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है, सपोज कपड़े हो तो एक्चुअली उसका तो आगे डिवीजन दिया है, बट जो भी आपकी प्रॉपर्टी गिनी जाए, अगर पशुधन नहीं हो तो उन सबका जो 10% एक्स्ट्रा जो है वो बड़े को मिले, व्हाटएवर दैट इज। ठीक है, अगर आप इस तरीके से प्राणियों को ना चेंज कर पाओगे। फिर प्रतिमुक्त, हाँ एक्चुअली वो इसमें लिख रहा है प्रतिमुक्त स्वधा पाशु ही भवति। क्यों 10% एक्स्ट्रा? क्योंकि स्वधा जो भी पूजा पाठ वगैरह करने का जो काम है, पितृ कार्य जो है वो सब उसको करना है, उसका पाश उस पर है, वो बंधा हुआ है वो करने से, इसलिए उसको एडिशनल मिलेगा। ये किसका मत है? ये शुक्राचार्य का मत है। तो चाणक्य ये कह रहे हो, ये शुक्राचार्य का मत है, ऐसे वो कह रहे हैं, क्योंकि एंड में एज यूजुअल चाणक्य अपनी बात करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं शुक्राचार्य का मत ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा पिताजी जो है उनके और कुछ साधन होंगे, वाहन, कपड़े वगैरह वगैरह, तो उस सब का कैसे होगा डिविजन? तो वो कहते हैं पितुः परिवापाद यानम आभरणम च ज्येष्ठांश, जो उनका वाहन होगा,
से रथ वगैरह कुछ तो, ठीक है। तो जो रथ और उनके कपड़े वगैरह हो, कपड़े आभूषण जो भी, बेसिकली कपड़े, वो सबसे बड़े को जाएगा। शयन आसन भुक्त कांस्य च मध्यमांश, जो कुछ ब्रॉन्ज के जो यूटेंसिल्स हो, है ना, थाली वाली जो भी कुछ उनका हो, वो बर्तन जो हो ब्रॉन्ज के, उनके सोने के लिए जो भी शयन वगैरह हो, पिलोज हो, गद्दा वद्दा जो भी हो, वो दूसरे को मिलेगा, जो बीच वाला है। कृष्ण धान्य आयसम ग्रह परिवार भी गोशतकम से कनिष्ठांश, और कुछ घर घुती जो वस्तुएं हो, काला धान्य हो, और गौशकट जो बुलक कार्ट्स वगैरह हो, वो सारा जो है वो सबसे छोटे को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी सामान होगा वो 1/10 पार्ट का ये करके बाकी सबके बीच इक्वली शेयर हो जाएगा। अदायदा भगिन्यः मातुः परिवापात् भुक्त कांस्य आभरणम भागिन्यः। पिताजी का ये जो सारा है ना, कि जैसे पशु का विभाग हो गया, पशु का डिवीजन हो गया, या पिताजी के कार्य में जो आता हो, या आभरण यान वगैरह, उस सब में भगिनी बहन का कोई डिवीजन नहीं है। बहन का डिवीजन कहाँ पर है? वो कह रहे पिता के इसमें पशुओं में नहीं है, परंतु बहन का डिवीजन कहाँ पर है? मातुहु, माता के जो आभरण आभूषण वगैरह जो भी कुछ होगा वो भगिनी को जाएगा, वो बहन का है। जो माता के कान से, माता के जो यूटेंसिल्स हो यूज करने वाले, उनका जो शयन हो, उनके जो आभरण कपड़े वगैरह हो, वो बहन को जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर वो कहते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मानुषहीनो ज्येष्ठः तृतीयम अंशम ज्येष्ठा अलभे। अगर मानुषहीनो, अगर मनुष्य के गुणों से गुण नहीं हो, उसमें जो गुण होने चाहिए एक ज्येष्ठ में, अगर वो सारे गुण ना हो, ठीक है, तो उसको जो उसका भाग कहा है उसका 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। चतुर्थम अन्याय वृत्ति, अगर वो ऐसे किसी कार्य में पड़ गया हो, जो क्रिमिनल काम में पड़ गया हो, या ऐसे कुछ हो, अन्याय वृत्ति ऐसी कोई उसकी हो जो परिवार के से अगेंस्ट जाए, तो उसे 1/3 भी नहीं मिलेगा, 1/4 ही भाग मिलेगा। निवृत्त धर्म कार्यो वा कामाचार सर्वम जिये, अगर वो अपने घर के प्रति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना निभा रहा हो, एकदम कामी हो गया हो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो शेयर। तो अगेन एज वी वर डिस्कसिंग, यू हैव द राइट टू योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज as only as long as आपका कैरेक्टर आपके परिवार के परिवार के लाइन में हो, लाइक उसके रेपुटेशन को हार्म ना करता हो, और परिवार के प्रति आपकी जो आपका जो भी कर्तव्य है वो आप सही से निभाते हो, ठीक है। इन अ वे हम जो कहते हैं ना, इसको बेसिकली अगर हम समझे तो धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः वाला ये फंडा है, ठीक है। कुटुंब धर्म की बात आ रही है इसमें, ठीक है, कुटुंब धर्म की बात। तो कुटुंब धर्म में कैसा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है उस परिवार के प्रति, क्योंकि उस परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है, तो उनको सपोर्ट सिस्टम है, इनहेरिटेंस है, ये सब मिलता है। परंतु अगर आप उस कुटुंब धर्म का निर्वाह नहीं करोगे, तो कुटुंब का जो शेयर है, इनहेरिटेंस है, जो भी है, सपोर्ट सिस्टम है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो धर्मो एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः, इसमें आप कुटुंब के विषय सोचो तो यही है, अगर किसी और इंस्टीट्यूशन के विषय में सोचो तो भी यही होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है। अगर आप आपके धर्म की रक्षा करेंगे, उस इंस्टीट्यूट की रक्षा करेंगे, तो वो सामने आपकी भलाई के लिए काम करेगी, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप नहीं करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट दैट द कुटुंब विल कम इन सपोर्ट ऑफ यू, या उसको अधिकार आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तेष मध्य कनिष्ठो व्याख्यात, और यही रूल जो है वो कह रहे हैं कि मध्य जो बीच वाला है, सबसे छोटा है, जितने भी भाई भांडू है सब पे ही लागू होता है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है। उन सब पे ये लागू होता है कि उसमें मनुष्य के अच्छे गुण हो, अच्छे संस्कार हो, अपने कर्तव्य निभाते हो, अन्याय वृत्ति में ना पड़े, वगैरह वगैरह। अगर वो कुछ ना करे तो उनको वो उनका जो भाग है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद
वी कैन स्टॉप हियर, क्योंकि इसके बाद ना एक दूसरा विद इन इनहेरिटेंस अलग पार्ट शुरू होता है कि अलग अलग पत्नियां हो, अलग अलग पत्नियां अलग अलग वर्ण के हो तो किस तरीके से डिवीजन है वो अपन अगली बार लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद के चैप्टर के साथ वो कंटिन्यूएशन में भी जाता है। लिक्विड एसिड की डिवीजन की बात आई थिंक इसमें भी वो जो 1/10 पार्ट है ना कि वो ज्येष्ठ को मिलेगा, वो दैट स्टेज इन द लिक्विड एसिड्स एज वेल। जो पहले इसमें, क्योंकि उसमें द्रव्य की डिवीजन की बात हुई थी, इस चैप्टर में उसके रेशियो की बात होगी। सो दैट स्टेज कि आपके जो बड़े हैं उन सब में आपको, बिकॉज पशु नहीं हो तो उन्होंने कहा उसके अलावा भी जो कुछ हो रत्न छोड़ के तो 1/10 पार्ट उनको अधिक मिलता ही है। ओके जी पूनम जी। जी, जो इसमें ये लिखा है कि बेटियों को जो हिस्सा मिलता है, इज दैट कि स्त्री धन पर सिर्फ कन्या संतति का अधिकार है और पुत्रों का नहीं है, ऐसा है क्या? अगर पुत्री है तो स्त्री धन पर पुत्र पुत्री दोनों का अधिकार है, जो हमने पिछली बार बताया था। अच्छा, ये हमें क्लैरिफाई करना हाँ, था। लेकिन दोनों का माता के आभूषण और कपड़ों वस्त्रों पर बच्ची कोई अच्छा, टिपिकली अगर लेकिन लैंडेड प्रॉपर्टी कोई अचल संपत्ति और चल संपत्ति में इन्होंने फर्क किया वो डिवीजन है तो दोनों को मिल। आई थिंक वो हम लोग क्या है, हिंदू इंडिया में ये रहा है, जो कहते हैं कि दहेज देना है, औरतों को इनहेरिटेंस नहीं है। इट वाज नॉट देयर, इट वाज ओनली द अचल संपत्ति जिसमें नहीं देते थे, और वो भी कई बार दे देते थे। नहीं, अचल संपत्ति में है ना कि अचल संपत्ति में है, द्रव्य में नहीं है। नहीं, द्रव्य में रहता है, द्रव्य में स्पेसिफिक केसेस में है, द्रव्य में सब में नहीं है। द्रव्य में अगर माता का हो तो है, स्त्री धन में आभूषण वगैरह वगैरह है, बट श्रीधर इज वन पार्ट ना, आपके पिता की पैतृक वगैरह भी तो है, तो द्रव्य में इतना नहीं है। स्टेट वगैरह में अगर पुत्र ना हो वगैरह वगैरह तो है। हाँ, अगर पुत्र ना, जो लोग आई थिंक हाँ या वो लोग यही करते होंगे ना, क्योंकि अचल संपत्ति जो थे, चाहे उनके प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड है, दैट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम, दे कैन नॉट कीप डिवाइडिंग इट। करेक्ट। तो उसमें से वो लिक्विड, उसका वैल्यू उनको दे देते थे, और जिनके पास इतना होता था वो लैंड भी दे देते थे। वो प्रादानिकम जो हमने देखा ना, एज दैट, क्योंकि वो पहले ही दे दिया गया है, इसलिए फिर ताल्लुक के समय उनको वापस से नहीं करेंगे। ठीक है, पिता या पिता के पिता जो भी प्रॉपर्टी डिवीजन हो ना हो, लड़कियों को तो उनका जो शेयर है वो तो दे ही देते थे, इवन विदाउट प्रॉपर्टी डिवीजन। इसलिए फिर एट द टाइम ऑफ डिवीजन उनको अलग से नहीं दिया जाता था, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा ना उनके लिए, डबल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए उसका स्पेसिफाइड, बट दे हैव सेड प्रादानिकम तो स्त्रियों को जाता ही है, वो तो उनके लिए आपको अरेंजमेंट करना ही करना है। क्योंकि जहां तक हमें याद पड़ रहा है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आए थे, आई हर्ड इट फ्रॉम माय पेरेंट्स बिकॉज़ आई वाज टू यंग, ये व्हेन नेहरू जी हैड टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू इंदिरा गांधी, देयर वाज समथिंग कि औरतों को नहीं, बेटियों को नहीं मिलता है, तो उन्होंने उसके लिए करवाया था, which was actually not required. नहीं, but that was not something of that sort I've heard. I'm not very sure of what it was. It was at that time हिंदू लॉ थोड़ी ना था। हाँ, तभी आप बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जिससे डर के मारे उन्होंने करवाया था, whether it was there or not, he just messed up with something. Worth knowing. At some point, Britishers had changed because उनके यहाँ पर स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, तो अगर ये लॉ था, जो इनहेरिटेंस का लॉ था, that was not according to our शास्त्र। No, and also दहेज का जो लॉ है, जो प्रथा, जिसको दहेज प्रथा कहते हैं, I don't know how many of you have read the book Dowry Murders by क्या नाम है उनका, तलवार ओल्डनबर्ग, वीना तलवार ओल्डनबर्ग, एक ऑथर हिस्टोरियन है फ्रॉम अमेरिका, she just retired recently. She has written this research book कि दहेज प्रथा आई कहाँ से, and that was कि जितने आजकल दहेज में, दहेज की वजह से जो मर्डर्स हो रहे थे कुछ साल पहले तक, जो बहुत ज्यादा शोर था, उतने ही मर्डर्स अमेरिका में होते हैं पर कैपिटा देखे जाए तो उस टाइम में, बट दे आर नॉट कॉल्ड डाउरी, दे आर कॉल्ड इंश्योरेंस। तो जब व्हेन आई रेड द बुक, आई सेड ये तो था ही नहीं हम लोग का, एक्चुअली देयर वाज इक्विटी इन डिवीजन। घुस क्या था हमारे अंदर, है ना, ओरिजिन भी उसने बताया हुआ है 1860 या कहीं से।
बिकॉज हमारे जो हमने 8 प्रकार के विवाह देखे है ना, वो 8 प्रकार के विवाह में उल्टा है जिसमें शुल्क देना है, आसुरी विवाह जो हम कहते हैं, है ना। पर आप सामने से स्त्री के घर वालों को बोलोगे बेटे के लिए पैसा दो, ऐसा तो एक भी विवाह में नहीं है, 8 के 8 विवाह में। इट ओनली सेज अपने मर्जी से आप लड़की को जो देते हो वो आप दो, है ना। उल्टी शुल्क का कॉन्सेप्ट है, बट ये तो है ही नहीं कि आप जबरदस्ती से स्त्री के लिए मांगो कुछ। That is what Professor Veena Oldenburg has said, that when she researched, she found out it started with the East India Company demanding कि पहले तो ये होता था ना, जो क्या बोलते हैं, वो होते थे जो लोग उधार वगैरह देते थे किसानों को, उन्होंने जब अपना पैसा लेना वो आकर बोलता था भैया इस बार अच्छा हो नहीं हुआ, हमारी बेटी की शादी है, अच्छा कोई बात नहीं है, जो है दे जाओ, नहीं तो बाद में दे देंगे। बट देन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड, और जो ब्रिटिश चाहते थे हमारा तो दे दो, तुम जो मर्जी करो। दैट इज व्हाट सेट इन द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट शी हैज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम हर रिसर्च इन आर्काइव्स इन England and other places. So Dahej, as Dahej was never our this thing, it was always आप बेटी को क्या दे रहे हो, और कोई मांगता भी नहीं था कि क्या चाहिए, और मांगता होगा तो लोग मना कर देते होंगे। आज के जैसे हमारे समाज में आ गया था, ठीक है, जहां से भी आया हो, हमारे टाइम तक आ गया था, तो हमारे टाइम तक आ गया था। exactly. और वो भी बहुत ज्यादा लोग नहीं करते थे। ऐसा है कि ऐसी चीजें जो कम चीज होती है वो ज्यादा बिकॉज आज भी है, आज भी है, वही बोल रहे हैं। बट द थिंग इज, जो कम चीजें होती है उनको काउंट करना बड़ा आसान होता है, ज्यादा चीजों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। बात ही नहीं है, आज भी मतलब IIT लड़कों की बोली लगती है, तो लेट अस नॉट No, I'm not saying that. I'm not denying that. नॉट कि At थोड़े all. नहीं थोड़े से इसमें नहीं होती है, बहुत होती है आज के दिन भी, ठीक है। द इशू इज, अगर कोई कहे कि ये भारतीय कल्चर के कारण है, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वी हैव अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम डज नॉट ट्रेस बैक टू भारतीय परंपरा और भारतीय कल्चर। इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट भारतीय परंपरा एंड भारतीय कल्चर, वी आर इन दिस स्टेट, ठीक है, वो एक है। बट जो इश्यूज है वो तो है ही, आई थिंक वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्त्रीधन हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए ना भार्गव, वो स्त्रीधन बिकम्स डाउरी नहीं, स्त्रीधन जो है वो अपनी मर्जी से जो जितना देता है, और स्त्रीधन में जो सास ससुर देते हैं वो भी इंक्लूड होता है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली स्त्रीज, ठीक है। उसको जो पति है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में ही किया था, वो पति भी एवे यूज नहीं कर सकता जो स्त्री का धन है। वो जो डाउरी है वो तो अलग ही है ना, वो थोड़ी कोई स्त्री के इस्तेमाल के लिए देते हैं। जो डाउरी दहेज मांगते हैं वो तो अपने इस्तेमाल के लिए, भले बोलेंगे कि अच्छा घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो स्त्री के लिए थोड़ी ना है, वो कहेंगे जो भी। सो स्त्रीधन एंड दहेज इज आल्सो स्लाइटली डिफरेंट इन द सेम फॉर्म बट डिफरेंट। एंड स्त्रीधन, as I said, includes what she gets from her सास ससुर and everybody, और पति का भी कर्तव्य है कि स्त्रीधन जो नियुक्त होता था वो 2000 का whatever amount, वो पति का भी कर्तव्य होता था to make that arrangement for the wife, not just the family from where she came. So that is there is a difference in the concept of what is dowry versus what is स्त्रीधन for sure. एंड दहेज जो इवेंचुअली हो गया, वो जो मांगने वाली बात, वो तो अलग ही है। जो सामने से देते हैं वो आज भी लोग देते हैं, है ना, अपने मर्जी से। आप अपनी बच्ची को जो भी दे रहे हो, एज अ प्रॉपर्टी दे रहे हो, प्रॉपर्टी डिविजन दे रहे हो, वो आपको जो देना है दो। बट दहेज वाज व्हाट देन बिकेम कि आप सामने से लगा, आप मेरे बेटे पे बोली लगाओ, वो बेसिकली हो गया। दैट इज वेयर द डाउनसाइड ऑफ इट स्टार्टेड एंड समथिंग दैट वी आर ग्रैपलिंग विद टुडे एज वेल। ऑफ कोर्स कम हो गया है, मैंने वो भी है कि जो बीच में सुनते थे उससे काफी कम हो गया है, बट काफी सारे कम्युनिटीज में आज भी होता ही है। तो ठीक है, ओके, आई थिंक हम लोग क्लोज कर सकते हैं। प्रार्थना कौन बोलेगा? आभा जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।